अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने पहले 3 रूल पढ़े थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के। तो आज एक और रूल भी है कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो, ये जो मैंने दी हुई कि वाई एफ जो इंटू एफ जो फंक्शन एक्स और वाई दोनों का, डी एक्स प्लस एक्स जी जो फंक्शन हमारे पास एक्स और वाई का, डी वाई इक्वल्स टू 0। इस तरह की अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म हो तो उसके लिए हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना भी हमारे लिए आसान है। जिस तरह हमने रिसेंटली होमोजीनियस के लिए देखा था ना, इस तरह इसके लिए भी आसान है। जस्ट क्या है कि ये वाला चीज़ 1/mx माइनस एन वाई बेसिकली हमारा क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, और ये वाली टर्म जो है हमारे पास, ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं एग्जांपल्स को। क्या है, y इंटू एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस 2 डी एक्स प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर डी वाई। अब देखें, ये इस वाली फॉर्म नहीं बन रही, y इंटू फंक्शन f, हमारे पास कोई टर्म x और y दोनों आ रही हैं, और प्लस x इंटू जी हमारे पास x और y का फंक्शन। ठीक है, तो हमें पता है कि dx का जो टर्म है उसको हम m लेते हैं, और जो dy के साथ टर्म है उसको हम n कहते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में बन रही है, तो m ये हमारे पास होगा, n हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म है। तो इसका हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है, इस तरीके से। इसको आप पहले चेक कर लें, ये आपके पास एग्जैक्ट नहीं होगी, इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा ना हमें। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, एम एक्स माइनस एन वाई, ये हमने मेथड लिखा था ना। तो एम एक्स माइनस एन वाई हमारे पास क्या आ जाता है, एम को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास ये टर्म बन जाएगी ना, एक्स और वाई दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो ये एक्स पावर 3 वाई की पावर 3 प्लस 2xy। इस तरह एन को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, वाई से, तो एन भी वाई से मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म को। पहले एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा, फिर वाई को, तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, 3x की पावर 3 वाई की पावर 3। तो इंटीग्रेटिंग मेरे पास फैक्टर क्या है, 1/mx माइनस एन वाई है। तो ये मैं क्या लिख लूंगा, 1/3x की पावर 3 वाई की पावर 3 हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है उससे क्या करना होता है, जो क्वेश्चन है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास 1 ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इससे मल्टीप्लाई होता है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये y और ये y की पावर 1 से कम कट जाएगी, तो पीछे मेरे पास 3x पावर 3 वाई स्क्वायर रह जाएगा। इस तरह इधर से x और इधर से x की एक पावर ख़त्म हो जाएगी, डी वी एक्स साथ टर्म ये रह जाएगी। अब मैं नेक्स्ट टर्म में मैंने क्या किया है कि इन दोनों टर्म्स को अलग-अलग लिख लिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ये टर्म प्लस 2/3x पावर 3 वाई स्क्वायर डी एक्स। इस तरह ये 2 ओवर के साथ मैंने ये टर्म लिख लिया, और एक दफ़ा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ ये टर्म लिख लिया मैंने। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, ये कैंसिल जो टर्म्स आपस में होती हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया। ये एक्स की पावर 3 था, ये 2 था, तो जस्ट एक्स की पावर रह जाए, वाई स्क्वायर से हमारे पास -0 हो जाएगी, ये खत्म हो जाएंगी टर्म्स। इधर ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, और इस तरह ये भी टर्म एज इट इज, और ये भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2/3 वाई आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसमें हमारे पास m ये वाली टर्म है, n ये वाली टर्म है, इसको अब हम सॉल्व करना है। एग्जैक्ट को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड पढ़े थे, तो यूजिंग फार्मूला ही मेरे पास सबसे आसान है। तो चेक करना, अगर आपने चेक करना हो कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हैं। m को डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल m और पार्शियल y के रिस्पेक्ट, और n का x के रिस्पेक्ट। डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, -4/3 की पावर x की पावर 3x की पावर 3 y की पावर 3 आ जाएगा। और इस तरह इसका डेरिवेटिव भी यही टर्म आएगी, क्योंकि इसकी ये वाली टर्म का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ओके, अब हम इसको यूजिंग फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि एम की टर्म्स एक्स, एम जो है उसकी इंटीग्रेशन प्लस टर्म्स ऑफ एन विदाउट एक्स डी वाई, ये हम लिखेंगे। तो एन की कौन सी टर्म जिनमें वाई नहीं आ रहा, तो वो हमारे पास, सॉरी एक्स नहीं आ रहा, तो वो हमारे पास जस्ट ये टर्म थी, ये लिख ली। और एम तो हमारे पास एस टी आ जाएगा ये वाला। तो अब इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। ये 1/x 1/3 कांस्टेंट स्टार्ट में चल जाएगा, इधर 2/3y² कांस्टेंट, बिकॉज जब हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2/3 कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा इक्वल टू c1। तो हमें पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर मौजूद है तो इसको हम नेचुरल लॉग ऑफ x लिख लेंगे। इस तरह ये x का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर मौजूद है तो इसको भी, सॉरी इसमें क्या है हमारे पास 1/x³ है, तो अगर इसका मैं x³ का डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो हमारे पास 3x के रो ऊपर मौजूद नहीं है। सो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, x⁻³ तो x⁻³ dx dx आएगी ना, इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होगी, x⁻³ + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस क्या बन जाएगी, x की पावर, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x⁻² डिवाइड बाय -2। तो ये -2, ये वाला -2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। x की पावर ऊपर -2 है और नीचे अगर क्या हो जाएगी x की पावर +2। ठीक है, और इस तरह से y का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू c1। अच्छा, अब इसको नेचुरल लॉग ऑफ x 3 से मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये बन जाएगा नेचुरल ऑफ x -1/x² y² -2 नेचुरल लॉग y 3c1। तो मैंने नेक्स्ट 3c1 को c का नाम दे दिया, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो इसको हमें पता है कि लॉ की प्रॉपर्टी, अगर दो टर्म्स प्लस हो रही दोनों को हम क्या प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही दोनों को हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये काम किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे फाइंड करके एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर उस वक्त कहते हैं जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म में होती है। तो ये देखें dy/dx + py = q। ये मेरे पास जो p और q हैं ये बेसिकली फंक्शन x के या कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस तरह की फॉर्म में होगी। p और x किस तरह, p और q x के फंक्शन कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें p हमारे पास क्या है 3x है ना, तो ये x का कोई ना फंक्शन है ना। और कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं, इधर p हमारे पास क्या है जस्ट 2 है, और q इधर हमारे पास क्या है 6ex है, तो ये बेसिकली x का फंक्शन है। और यहाँ पे q क्या है हमारे पास जस्ट 5 है, तो ये मेरे पास क्या है कांस्टेंट। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ये वाली फॉर्म वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इधर p हमारे पास 2 है, q ये 6e⁻x है, इधर p हमारे पास 2/x है और q 9 है। इस तरह ये भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये भी क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये वाली इक्वेशन जो है ये हमारे पास लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y की पावर आ रही है 2। हमने लीनियर के क्या कहा था कि y की पावर क्या है 1 होनी चाहिए, और इसमें इस तरह जो इस वाली कंडीशन में या सूरत में सिंपल आप कह रहे नजर नहीं आ रही होगी, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में हमारे पास q = 0 आ जाए, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें q = 0 हो, तो हम इसको होमोजीनियस इक्वेशंस भी बोलते हैं।
For all x in the interval in which we consider the equation written q equals to 0, then equation said to be homogeneous. ये हमारे पास क्या बन जाती है, होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है। अदरवाइज अगर q 0 ना हो ये वाला, तो हम इसको बोलते हैं कि ये होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, होमोजीनियस हो तो अगर लीनियर इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस है तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेशन करते हैं ना, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो हमारे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस पी वाई। अब वाई वाली टर्म्स एक साइड पे और एक्स वाली एक साइड पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई डिवाइड हो जाएगा और डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमने काम क्या करना होता था, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करते हैं, वाई का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ वाई। तो ये मेरे पास एच टी और प्लस कोई ना कोई मेरे पास कांस्टेंट आ रहा होगा। तो अब मुझे वाई की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो नेचुरल लॉग खत्म करने के लिए क्या काम करना पड़ता है, मैं लूँगा ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू ये पूरे की पूरी टर्म ई की पावर में आ जाएगी। तो अगर हमें पता है जब बेस सेम हो तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 5x की पावर 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2। बेसिकली होता क्या है, जब बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो ये वाली चीज़ है 3 + 2 है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, तो यही काम किया कि इसको मैंने अलग-अलग करके लिख लिया है। अच्छा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब e की पावर c1 को मैंने क्या कर दिया कि कांस्टेंट है हमारे पास कुछ भी, तो y का आंसर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर हमारे पास c की वैल्यू क्या 0 हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है, ट्रिवियल है, कि y के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अगर नॉन होमोजीनियस है तो हमें पता है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ये पी ऑफ एक्स हम क्यों लिख रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रूल 1 हमने जो पढ़ा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का, तो हमें पता है कि वो क्या था। रूल 1 ये था ना, पार्शियल एम और पार्शियल वाई माइनस पार्शियल एन और पार्शियल एन ओवर एक्स। तो ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है ना इक्वेशन 1, उसको ही मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये इक्वेशन 1 है ना, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, पी वाई माइनस क्यू डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है। इसमें ये मेरे पास m है और ये क्या है, n है। तो m ये मेरे पास आ गया, तो m का डेरिवेटिव हमें लेना होता है y के रिस्पेक्ट। तो मैंने कहा था p और q बेसिकली क्या है, x के फंक्शन है। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका y के रिस्पेक्ट लूँगा तो ये y का 1 होता है, इसका p ऑफ x आ जाएगा और q x 0 हो जाएगा, और n 1 है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो रूल 1 को अप्लाई करेंगे तो इसका पार्शियल m और पार्शियल y का आंसर मेरे पास p ऑफ x है, पार्शियल n और पार्शियल x का आंसर 0 है। तो p ऑफ x माइनस 0 इंटू 1, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, p ऑफ x। तो इसलिए हमारे पास जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x ऑफ dx। तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है, तो उसके बाद अगेन हम सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये इक्वेशन थी ना मेरे पास बेसिकली स्टार्ट में, मैं दोबारा लेके जा रहा हूँ ये वाली इक्वेशन। तो पूरे का पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म के साथ भी और इसके साथ भी। तो इन दोनों टर्म्स के साथ मेरे पास मल्टीप्लाई होता है, तो ये मेरे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से बन जाती हैं। तो अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा, ये एच टी से आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ जो है, मैं मुझे पता है डेरिवेटिव किस चीज़ का है, डी बाई डी एक्स। इस टर्म का मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये मेरे पास अगेन बन जाती है, ठीक है। ये इक्वल टू है क्यू ई, ये हमारे पास एच टी से आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड से। तो हमारे पास क्या होगा, ये डेरिवेटिव है तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या इंटीग्रेशन इस टर्म की प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या आया इस इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करने का, कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है हमारे पास
इक्वल्स टू किस कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो नॉन होमोजीनियस जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करने का हमारे पास जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इस फार्मूले के तहत फाइंड करेंगे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है, वो वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास बहुत ही आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो हम एग्जाम्पल 1 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होती है। तो ये हमारे पास क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 2e की पावर माइनस एक्स की पावर 2। तो इसमें हमारे पास जो p है वो बेसिकली क्या है, 2x। p हमारे पास ये 2x है और q हमारे पास क्या है, ये 2e की पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये टर्म आ गई हमारे पास, सॉरी अच्छा, अब p मेरे पास क्या है 2x और q हमारे पास क्या है 2e की पावर माइनस एक्स की पावर 2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ d ऑफ x। तो p मेरे पास p ऑफ x क्या है 2x, तो ये मैंने पुट किया तो हमारे पास अब क्या बन गया, इसकी इंटीग्रेशन 2x, तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा और इंटीग्रेशन क्या होती है x dx की इंटीग्रेशन हमारे पास 2x की पावर 1 प्लस 1, बेसिकली वो क्या बन जाता है 2 डिवाइड बाई 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या रह जाएगी, जस्ट e की पावर x स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब हमने जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हमें पता है फार्मूला ये होता है ना, हमने ऊपर फाइंड किया फार्मूला। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आया है, ये वाली चीज़ आई है e की पावर x की पावर 2। तो ये पुट कर दी, इधर भी ये पुट कर दी, प्लस c आ गया। तो q का हमें पता है, q हमारे पास क्या है, q 2e की पावर माइनस एक्स की पावर 2, ये आ गया प्लस c। अब इन दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होती हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो e की पावर 0 हमारे पास बेसिकली 1 होता है। तो ये हमारे पास किस तरह लिखी जाएगी, 2 इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, तो 2x प्लस सी आ जाएगा। तो y के साथ टर्म कौन सी मल्टीप्लाई हो रही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर मैं y के फॉर्म में आंसर लिखना चाहता हूँ तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर इसको मैं फ्रैक्शन के बगैर लिखना चाहता हूँ तो ये प्लस है पावर, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओके, ये था स्टूडेंट्स नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं। इसमें हमारे पास p क्या है tan ऑफ x है और q क्या है sin 2x है। और ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू गिवन दी हुई है कि y ऑफ 0 क्या है, हमारे पास 1 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। p ऑफ x, ये जो इनिशियल कंडीशन गिवन है ना, इसके बारे में परेशान नहीं होना, ये हमने एंड पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। जब y का फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर बन रहा होगा। चलो देखते हैं। तो p ऑफ x हमारे पास क्या है tan x और q ऑफ x क्या है sin 2x। अच्छा, अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ dx। तो e की पावर tan x dx, तो हमें पता है tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड x। और हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगारिथम फंक्शन आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, सेकंड x आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, इस गिवन इक्वेशन से। तो या इसके आसान और मेथड हमने क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई के थ्रू हमारे पास काम मुश्किल हो रहा था तो हमने लीनियर इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस थी उसके लिए एक फार्मूला फाइंड कर लिया जिससे हम सोल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो वो क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो q हमारे पास क्या है sin 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने सेकंड x अभी निकाला है, तो प्लस c आ जाएगा।
तो अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साइन टू अल्फा हमारे पास होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, साइन 2x है तो अल्फा बेसिकली क्या है, x की जगह हम क्या अल्फा से अगर इसको डिनोट करें, रिप्लेस करें, तो हमारे पास 2 स्टार्ट में, आगे क्या आ जाएगा साइन x कॉस x। सीकेंड x हमारे पास बेसिकली किसकी इक्वल होता है 1 ओवर कॉस x के। तो ये cos x और cos x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx प्लस सी। साइन की हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 cos x प्लस सी। तो ये हमारे पास y के साथ टर्म कौन सी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया था सीकेंड x। तो ये सीकेंड x इधर आकर क्या हो जाएगा, सीकेंड x बेसिकली 1 ओवर cos x होता है, तो 1 ओवर cos x इधर आकर मल्टीप्लाई टर्म्स के साथ होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी c cos x माइनस 2 cos square x। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो एक और इक्वेशन है जो बेसिकली, अच्छा अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू हमने कैसे पुट करनी है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास y का y ऑफ x है, तो बेसिकली ये हमारे पास आंसर क्या है y ऑफ x इक्वल टू c cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x। अब आपने पुट करना है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, तो हमने ये वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास ये क्या बनेगी, तो एक मिनट वेट। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y ऑफ x इक्वल टू c cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x। y ऑफ x इक्वल टू है c cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब हमने इनिशियल वैल्यू क्या पुट करनी है, y ऑफ 0 इक्वल टू है 1। तो ये हमारे पास क्या, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, y x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, जहां जहां पे भी x है उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना 0। तो ये क्या बन जाएगा cos 0 माइनस 2 इंटू cos स्क्वायर ऑफ 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर हमें पता है क्या होता है, इसका आंसर y ऑफ 0 का आंसर क्या है 1, और cos 0 हमारे पास आंसर 1 होता है, तो ये हमारे पास c, ये क्या आ जाएगा -2, तो ये हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अच्छा अब ये c की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 3, तो इसका हमें फायदा क्या हुआ इनिशियल वैल्यू पुट करने का। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में c कांस्टेंट आ रहे होते हैं ना, जो यूज हो रहा है, वो हम वैल्यू इससे फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम c की जगह क्या पुट कर देंगे, जहां पे c था उसकी जगह हमने पुट कर दिया 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल सोल्यूशन आ गया, बिकॉज मेरे पास c की वैल्यू क्या आई थी 3। तो इनिशियल वैल्यू का हमें फायदा ये होता है कि हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहा था उसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें बज़ाहिर तौर पर लीनियर नज़र नहीं आ रही, तो हमने इसको लीनियर बनाना है। तो हम क्या काम करना पड़ेगा, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ कि इसको dx और dy से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये dy और dx और ये दोनों टर्म्स ये आपस में कैंसिल, तो हमारे पास कैंसिल आउट होती हैं, तो हमारे पास क्या आंसर रह जाता है, जस्ट ये वाली टर्म्स रह जाती है। और y के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा dx ओवर dy इक्वल टू 0। तो अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ ये y कैंसिल करने के लिए, मुझे dx ओवर dy अगर ये आइसोलेट चाहिए, तो अगर y को ख़त्म करना है तो y के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। 2x और y, इधर से y डिवाइड करूंगा तो हमारे पास एक वैल्यू कम हो जाएगी, y स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, dx ओवर dy स्टार्ट में लिख लिया प्लस 2 ओवर yx, ये माइनस थी तो ये हमारे पास 10y स्क्वायर इक्वल्स के इस साइड पे बन जाएगा। अच्छा अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या है कि y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
जो हमने पिछली क्वेश्चन करते थे उसमें हमारे पास x क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास लीनियर है। तो इसमें हमारे पास p क्या है, 2 और y है, और q क्या है हमारे पास 10y की पावर 2 है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एफ डी वाई। तो p हमारे पास इसमें टर्म में क्या है, 2y, और यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है y है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, y आएगा, dy आएगा। तो ये हमारे पास e की पावर 2 स्टार्ट में आएगा 1, और y का इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ y। तो हमें पता है नेचुरल लॉग का रूल है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम क्या करते हैं, पावर में लिख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन आपस में कैंसिल आउट वगैरह हो जाए तो हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर। तो अब हमारे पास लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने का हमारे पास जनरल सोल्यूशन फाइंड करने का फार्मूला मौजूद है। पहले हमारे पास क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था। अब क्या आएगा, x, बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। पहले x होता था, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आता था, y की फॉर्म में। तो अब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आंसर क्या आएगा, x की फॉर्म में। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy आएगा, पहले जहाँ पे dx होता था, प्लस c। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इंटू वाई स्केयर 10y स्केयर, q हमारे पास था, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्केयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हमने फाइंड किया, प्लस c। तो इन दोनों को अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये 10y की पावर 4 बन जाएगा, और हमें पता है कांस्टेंट स्टार्ट में आता है, इंटीग्रेशन करूंगा तो 4 प्लस 1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वही टर्म जो पावर बन रही थी उससे हम डिवाइड करते हैं। तो ये 5 और 10 5 2 टाइम्स 10 होता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, x डॉट वाई स्केयर इक्वल टू 2y की पावर 5 प्लस c। तो इस x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्केयर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा तब ये हमारे पास वाई स्केयर कैंसिल आउट होगा ना। यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्केयर c और वाई स्केयर। तो ये हमारे पास 2 और 5 जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो y की पावर 3 रह जाएगा, और ये हमारे पास c इंटू वाई की पावर नीचे पॉजिटिव थी तो ये -2 की फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आ जाएगा। तो ये होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन है, ये लाजमी आप लोगों ने ट्राई करने हैं। तो ये मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, जो होमवर्क के क्वेश्चन है ना, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको दिए थे और अभी भी दे रहा हूँ। ये असाइनमेंट की शक्ल में मैं अपलोड कर दूंगा और उसका टाइम होगा। तो फिर ना कहना कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो इसको साथ साथ करते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।